नया साल मुबारक। आज 1 जनवरी है और ज़्यादातर लोगों के लिए ये दिन पार्टियों का, अपने संकल्पों का, एक नई शुरुआत का दिन होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कैलेंडर के पन्ने पलटकर थोड़ा पीछे देखें तो ये तारीख सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। ये इतिहास की एक बहुत ही व्यस्त तारीख रही है। हाँ, और ये सोचना ही कितना कमाल का है कि एक ही दिन, बस 24 घंटे का एक टुकड़ा अपने अंदर कितनी कहानियां समेटे हुए है। सही बात है। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो भारत और दुनिया के इतिहास की अलग अलग किताबों से है, और ये दिखाती है कि 1 जनवरी को सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता। अच्छा। इस दिन कानून बदले हैं, तकनीक बदली है, देशों की सीमाएं और यहाँ तक कि पैसे भी बदले हैं। तो आज का हमारा मकसद साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी को इतिहास में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने हमारे आज की दुनिया को बनाने में एक भूमिका निभाई है। और ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन घटनाओं की पड़ताल है जिन्होंने हमारी आज की व्यवस्था को शक्ल दी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और मुझे लगता है इसकी सबसे अच्छी शुरुआत होगी व्यवस्था की नींव से। मतलब वो कानून और नियम जिन पर कोई भी देश चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के कानूनी ढांचे की बात करते हैं। 1862 में आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, हाँ, इंडियन पीनल कोड, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते हैं, वो लागू हुई थी। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी, मतलब 150 साल से भी ज्यादा समय बाद, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ है। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, उस वक्त भारत कितनी रियासतों, अलग अलग परंपराओं और स्थानीय कानूनों में बटा हुआ था। उन सबके ऊपर एक ही आपराधिक कानून लागू करना, ये ब्रिटिश राज के लिए अपने नियंत्रण को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ कानून बनाना नहीं था, ये पूरे देश को एक ही प्रशासनिक धागे में पिरोने की कोशिश थी। बिल्कुल। और इसी धागे को और मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाया गया। इसके कुछ साल बाद 1880s में आज ही के दिन भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू हुई। हाँ, मुझे आज भी याद है, मेरे दादाजी बताते थे कि कैसे वो मनी ऑर्डर से पैसे भेजते थे। आज की डिजिटल दुनिया में ये शायद अजीब लगे, लेकिन उस जमाने के लिए ये एक क्रांति जैसा था। आपने क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सही है। इसने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया था। कैसे? इससे पहले दूर दराज के गांव में पैसा भेजना या तो बहुत असुरक्षित था या बहुत मुश्किल। मनी ऑर्डर ने एक भरोसेमंद सिस्टम बनाया, लेकिन इसका एक और पहलू है जो आईपीसी वाली बात से जुड़ता है। अच्छा, वो क्या? ये भी नियंत्रण का एक जरिया था। इससे सरकार को पता चलता था कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, और इसने एक संगठित अर्थव्यवस्था की नींव रखी जो आगे चलकर टैक्स वसूलने और व्यापार को नियंत्रित करने में मददगार साबित हुई। मतलब ये दोनों ही चीजें, आईपीसी और मनी ऑर्डर, एक बड़े ब्रिटिश प्रशासनिक प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं। हाँ, एक तरह से। अब अगर हम आजादी के बाद के भारत में आए तो यहां भी 1 जनवरी की तारीख बड़े बदलावों की गवाह है। 1959 में भारतीय मानक संस्थान ने आईएसआई मार्क जारी किया। वो छोटा सा निशान। हाँ, वही छोटा सा निशान जो मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए भरोसे का प्रतीक बन गया। और वो भरोसा बनाना उस नए नए आजाद हुए देश के लिए बहुत जरूरी था। भारत अपना औद्योगिक आधार बना रहा था और उसे दुनिया को दिखाना था कि यहाँ बनने वाले उत्पाद वो क्वालिटेटिव है, सुरक्षित है। आईएसआई मार्क उसी गुणवत्ता का एक वादा था जो उपभोक्ताओं को दिया गया। इसे हम आत्मनिर्भर भारत की ओर पहला बड़ा कदम भी कह सकते हैं। और हाल के सालों में एक और बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव हुआ। 2015 में 1 जनवरी को ही सरकार ने लगभग 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग बना दिया। हाँ, और ये सिर्फ नाम बदलने जैसा नहीं था, है ना? इसके पीछे सोच का एक बड़ा फर्क था। बिल्कुल, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। योजना आयोग का जो मॉडल था वो सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित था। एक केंद्रीकृत व्यवस्था जहां दिल्ली में बैठे कुछ लोग तय करते थे कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा और कौन सी योजनाएं चलेंगी। जिसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन अक्सर ये शिकायत रहती थी कि दिल्ली में बैठे लोगों को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं होता। सही पकड़ा आपने। इसी कमी को दूर करने के लिए नीति आयोग का विचार आया। इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की भावना से बनाया गया। तो इसका काम योजनाएं थोपना नहीं है? नहीं, इसका काम एक थिंक टैंक की तरह है। ये केंद्र और राज्यों को सलाह देता है, नीतियां बनाने में मदद करता है और एक साझा मंच देता है जहां राज्य अपनी बात रख सकें। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास योजना आयोग की तरह राज्यों को पैसा आवंटित करने की शक्ति नहीं है,
तो इसकी भूमिका सिर्फ सलाहकारी रह गई है। ये एक जायज आलोचना है। आलोचकों का मानना है कि इससे राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि इसने योजना बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक और लचीला बनाया है। तो ये एक बहस का मुद्दा है। हाँ, ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, लेकिन ये बदलाव भारत की आर्थिक सोच में एक बहुत बड़े मोड़ का प्रतीक जरूर है। तो ये तो हुई व्यवस्था बनाने की बात, लेकिन 1 जनवरी की कहानी सिर्फ कानून और पैसों तक सीमित नहीं है। इसी तारीख ने हमें विज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम भी दिए और कुछ दुखद हादसे भी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संयोग देखने को मिलता है। 1894 में आज ही के दिन महान भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म हुआ था। उनका काम इतना जबरदस्त था कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके साथ मिलकर काम किया और क्वांटम मैकेनिक्स में कणों के एक पूरे समूह का नाम बोसॉन उन्हीं के सम्मान में रखा गया। गॉड पार्टिकल कहे जाने वाले हिग्स बोसॉन में भी उनका नाम शामिल है। उनका काम फंडामेंटल साइंस यानी मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में था। उन्होंने ब्रह्मांड को समझने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आज भी क्वांटम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय दिमाग विज्ञान के सबसे गहरे सवालों को भी सुलझा सकता है। बिल्कुल। और अब देखिए वो संयोग जिसकी आप बात कर रही थी, जहां 1 जनवरी को बोस का जन्म हुआ, वहीं 1955 में इसी दिन एक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का निधन हुआ। हाँ। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि भारत में विज्ञान के संस्थागत निर्माता थे। CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वो पहले महानिदेशक थे। ये कमाल का संयोग है ना? एक ने विज्ञान को नया विचार दिया तो दूसरे ने उस विचार को जमीन पर उतारने के लिए संस्थाएं बनाई। अच्छा, इस तरह से सत्येंद्रनाथ बोस ने थ्योरी पर काम किया तो डॉक्टर भटनागर ने भारत भर में प्रयोगशालाओं का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने आजादी के बाद भारत के औद्योगिक और तकनीकी विकास की नींव रखी। आज हम जो दवाइयों से लेकर डिफेंस तक में आत्मनिर्भरता देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं भटनागर के बनाए संस्थानों में हैं। मतलब एक का काम दूसरे के बिना अधूरा है। ये मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। अब तकनीक की दुनिया में एक और ऐतिहासिक छलांग की बात करते हैं। 1983 में आज ही के दिन हम जिसे आधुनिक इंटरनेट कहते हैं जी, उसका जन्म हुआ। सुनने में ये कितना सामान्य लगता है, लेकिन ये उस दिन का सबसे बड़ा तकनीकी भूकंप था। भूकंप? हाँ। उस दिन ARPANET, जो इंटरनेट का पुराना रूप था, उसने अपने पुराने नेटवर्क प्रोटोकॉल को पूरी तरह से छोड़कर TCP/IP को अपना लिया। ये वो भाषा है जिस पर आज पूरी डिजिटल दुनिया बात करती है। आपका ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो स्ट्रीमिंग, सब कुछ। अरे वाह! अगर वो बदलाव उस दिन ना हुआ होता तो आज हम और आप शायद इस तरह से जुड़े ही ना होते। लेकिन तकनीक हमेशा अच्छी खबर ही नहीं लाती। भारत के लिए 1 जनवरी 1978 का दिन एक बहुत बड़ी त्रस्ती लेकर आया। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान सम्राट अशोक, हाँ, सम्राट अशोक, मुंबई में उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद समुद्र में क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई। वो एक भयावह हादसा था। और अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, इंटरनेट का जन्म और ये विमान दुर्घटना, तो ये हमें तकनीक के 2 चेहरे दिखाते हैं। 2 चेहरे। एक तरफ एक ऐसी तकनीक है जो दुनिया को जोड़ रही है, ज्ञान को सभी तक पहुंचा रही है, और दूसरी तरफ एक तकनीकी विफलता का विनाशकारी परिणाम। उस हादसे के बाद एविएशन सेफ्टी को लेकर भारत में सोच में कोई फर्क आया? बिल्कुल। उस हादसे की जांच ने कई सवालों को जन्म दिया। हालांकि जांच में सामने आया कि मुख्य कारण शायद इंस्ट्रूमेंट में खराबी और पायलट का स्पेशल डिसोरिएंटेशन यानी दिशा भ्रम था। लेकिन इसने कॉकपिट की डिजाइन, पायलट ट्रेनिंग और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। हर बड़ा हादसा दुखद रूप से भविष्य की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सबक छोड़ जाता है। तकनीक एक दोधारिक तलवार है, बिल्कुल सही कहा। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, समय और सीमाएं। हाँ, समय की बात आई है तो एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, ये 1 जनवरी ही क्यों? दुनिया में तो इतने सारे कैलेंडर रहे हैं, फिर यही तारीख इतनी यूनिवर्सल कैसे बन गई? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका संबंध सत्ता और व्यवस्था से है। इसकी कहानी 45 ईसा पूर्व में रोमन शासक जूलियस सीजर से शुरू होती है। अच्छा। उससे पहले रोमन कैलेंडर बहुत अस्त व्यस्त था।
सीजर ने एक नया ज्यादा सटीक कैलेंडर बनाया जिसे जूलियन कैलेंडर कहा गया, और उन्होंने ही आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी को साल का पहला दिन घोषित किया। तो ये सिर्फ तारीख तय करना नहीं था? नहीं, ये समय पर नियंत्रण स्थापित करना था ताकि राजकाज और त्योहारों को एक व्यवस्था में बांधा जा सके। तो मतलब ये एक तरह से टाइम पर कब्जा करना था ताकि राज करना आसान हो। कुछ ऐसे ही भारत में भी हुआ है ना, 1906 में। हाँ, आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को आधिकारिक तौर पर अपना लिया था। बिल्कुल वही पैटर्न है। उससे पहले भारत में कलकत्ता का अपना समय था, बॉम्बे का अपना। लेकिन जैसे जैसे रेलवे का जाल बिछा, टेलीग्राफ लाइनें आईं, प्रशासन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाना मुश्किल होने लगा। एक देश एक समय की जरूरत महसूस हुई। हाँ, IST ने उस जरूरत को पूरा किया। ये सिर्फ घड़ी मिलाने की बात नहीं थी, ये उस विशाल देश को समय के एक धागे में पिरोकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की कोशिश थी। समय के साथ साथ 1 जनवरी ने सीमाओं को भी नया रूप दिया है। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से आज ही के दिन युद्ध विराम लागू हुआ था। हाँ, उस युद्ध विराम ने एक बहुत ही हिंसक संघर्ष को रोका, लेकिन उसने एक ऐसी सीमा भी बना दी जो आज तक विवाद का कारण बनी हुई है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो 1 तारीख शांति की शुरुआत भी हो सकती है और एक स्थायी संघर्ष की नींव भी। बिल्कुल। और अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सीमाएं सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी बदली। 1995 में आज ही के दिन WTO, विश्व व्यापार संगठन, हाँ, उसकी स्थापना हुई। और उसके ठीक 4 साल बाद 1999 में 1 जनवरी को ही यूरोप के 11 देशों ने अपनी सदियों पुरानी मुद्राओं को छोड़कर एक साझी मुद्रा यूरो को अपना लिया। अगर हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें, भारत पाक युद्ध विराम, WTO और यूरो, तो एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? 20वीं सदी के मध्य में दुनिया हिंसक संघर्षों के बाद जमीनी सीमाएं तय कर रही थी, लेकिन सदी के अंत तक आते आते दुनिया को समझ आ गया था कि तरक्की के लिए आर्थिक सीमाओं को मिटाना पड़ेगा। अच्छा। WTO ने व्यापार के लिए वैश्विक नियम बनाकर देशों की आर्थिक सीमाओं को धुंधला किया, और यूरो ने तो उन्हें पूरी तरह से मिटा ही दिया। ये दुनिया के एक दूसरे से जुड़ने की यानी ग्लोबलाइजेशन की कहानी है। वाह, ये तो वाकई एक बड़ा दृष्टिकोण है। अब यहाँ से एक हल्के लेकिन उतने ही दिलचस्प विषय पर आते हैं। 1 जनवरी की तारीख कई जाने-माने भारतीय कलाकारों के जन्मदिन के तौर पर भी दर्ज है। नाना पाटेकर, सोनाली बेंद्रे और विद्या बालन, इन सब का जन्मदिन आज ही है। हाँ, और यहाँ एक बहुत मजेदार सामाजिक पहलू छिपा हुआ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पुराने जमाने में जब जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना आम नहीं था, बहुत से लोगों को अपनी असली जन्मतिथि पता ही नहीं होती थी। सच में? हाँ, उन्हें बस याद होता था कि वो होली के पास पैदा हुए थे या दिवाली के बाद। तो फिर 1 जनवरी कहाँ से आया? ये एक तरह का प्रशासनिक जुगाड़ था। जब बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना होता था या कोई सरकारी फॉर्म भरना होता था, तो एक जन्मतिथि की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में सहूलियत के लिए साल का पहला दिन 1 जनवरी लिख दिया जाता था। बिल्कुल। मतलब हजारों लाखों लोगों का एक ऑफिशियल जन्मदिन बन गया, जो शायद उनका असली जन्मदिन था ही नहीं। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक जरूरतों ने हमारी व्यक्तिगत पहचान तक को प्रभावित किया है। ये इतिहास और समाज के रिश्ते का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार उदाहरण है। कमाल है। तो आज हमने देखा कि 1 जनवरी सिर्फ नए साल का पहला दिन नहीं है। ये IPC के लागू होने से लेकर नीति आयोग के बनने तक, सत्येंद्रनाथ बोस के जन्म से लेकर इंटरनेट के उदय तक की कहानी है। और समय को एक मानक देने से लेकर व्यापार की सीमाओं को मिटाने तक की। हाँ, ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इतिहास हर दिन हर पल लिखा जा रहा है। और आज की चर्चा में शामिल लगभग हर घटना में एक समान धागा है। यह सब किसी न किसी तरह की शुरुआत या एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। अच्छा। चाहे वो जूलियन कैलेंडर की शुरुआत हो, एक नए कानून का लागू होना हो, एक नई संस्था का बनना हो, या इंटरनेट जैसी एक नई तकनीक का जन्म हो। वाह, 1 जनवरी सचमुच में नई शुरुआत का दिन है। सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसे समेटा है। आज की हमारी चर्चा कई तरह की शुरुआतों पर ही केंद्रित थी, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। इतिहास में किसी चीज का अंत क्या कभी वाकई अंत होता है, या हर अंत किसी और नई शुरुआत की नींव होता है?